गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम है इंडिया और यूएन। जब बात की जाती है यूएन की, तो एक टॉपिक है यूएन के परफॉर्मेंस से कि लास्ट 75 ईयर्स में यूएन का परफॉर्मेंस क्या रहा। एक यूएन और प्रेजेंट डिस्प्यूट। अब ये मामला रोहिंग्या का भी है, ये मामला सीरिया का भी है, ये मामला कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, ये मामला साउथ ईस्ट एशिया के चीन और अन्य देशों के बीच में है, ये मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में भी, कई सारे एरिया हैं। और एक आता है यूएन के मेंबरशिप में भारत की दावेदारी या यूएन की जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन की, उसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक परमानेंट और एक टेम्प्रोरी। तो टेम्प्रोरी में तो भारत है ही, परमानेंट में जो 5 सदस्य हैं इनके अलावा भारत की भी दावेदारी होनी चाहिए और हो रही है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। हम फिलहाल परमानेंट मेंबर्स पर भारत की दावेदारी कैसी है उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, लेक्चर टू द पॉइंट है। वर्ड लिमिट के अंतर्गत आपको क्या बोलना है, किन मुद्दों के ऊपर सोचना है, किन मुद्दों के ऊपर समझना है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या आपको एग्जाम में लिखना है। तो हम 10 पॉइंट्स बता रहे हैं कि भारत को यूएन में मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए। ये भारत सरकार इन्हीं 10 मुद्दों के ऊपर अपना दावा विश्व के हर देशों के समक्ष कर रही है या एक तरह से परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रही है। एट प्रेजेंट यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसमें भारत में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो रहा है। 2 साल के इस ड्यूरेशन में भारत को अपना समय व्यतीत करना है और ऐसे 7 बार भारत सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर रह चुका है। अब बात करते हैं कि क्यों मिलना चाहिए। पहला पॉइंट है कि आफ्टर 1947 भारत एक अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालक रहा। उस समय की बात है जब दुनिया में अमेरिका और रशिया थे और दोनों लोग अपने अपने गुट में लोगों को शामिल करने के लिए कई तरह की सैनिक गठबंधन वगैरह वगैरह बना रहे थे और बुला रहे थे। भारत ने इनमें से किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया और खुद अपनी एक फ्री पॉलिसी बनाई जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या पंचशील जैसे सिद्धांतों के ऊपर था, जिसमें डेमोक्रेसी का समर्थन, गुटबंदी का विरोध, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या नेहरू जी की जो भी सोच है। तो पहला मॉडल यही है कि भारत ने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी खुद बनाई और उसके ऊपर आज तक चल रहा है। दूसरा, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहती है। तो वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन भारत में है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए इसकी दावेदारी बनती भी है। तीसरा, 3 ट्रिलियन वाली इकॉनमी है और वर्ल्ड की 6 या 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि दुनिया की यह 6ठी अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन इसका लेंथ है। तो इस बेस पर भी एक यूएन में परमानेंट सीट की असेंबली में भारत की दावेदारी बैठती है और उसमें दी जानी चाहिए। चौथा, जितने भी एटॉमिक्स वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं, उसके ऊपर भारत की एक अपना स्पष्ट नज़रिया है कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और परमाणु कार्यक्रमों का, एटॉमिक रिएक्टरों का प्रयोग पीसफुल एक्टिविटी में होना चाहिए, शांतिपूर्ण समायोग में होना चाहिए। तो उसके ऊपर एक अपना नज़रिया है, उसके ऊपर एक अपना स्पष्टता है, नज़रिया है और एक अप्रोच भी है भारत की। तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई एक ऑब्जर्वेशन इनका स्पष्ट है कि हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो इसके ऊपर भी ये भी एक दावा है एटॉमिक रिएक्टरों को लेकर के भारत का, और इस बेस पर भी
भारत यूएन में परमानेंट सीट मेंबर का दावा पेश कर रहा है। दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी सेना वाला देश है, एक अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे हम है। तो वर्ल्ड की जो तीसरी सबसे बड़ी सेना है वो भी हमारे यहाँ है, ठीक है। यूएन के जितने भी फंड होते हैं उनमें भारत का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि वर्ल्ड में इनसे ज़्यादा पैसा देने वाले भी छोटे देश हैं, लेकिन फिर भी जितनी हमारी बड़ी आबादी है और जितना हमारा लेंथ है उससे ज़्यादा ही हमने यूएन के फंडिंग में अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो ये 6 पॉइंट। 7 पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट ये कह रहे हैं कि यूएन के जितने भी पीसफुल एक्टिविटी हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे लाइबेरिया में हो, चाहे वो कोरिया में हो, या साउथ ईस्ट एशिया में हो, या अफ्रीका में, अभी वर्तमान में भारत के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक वर्ल्ड के 16 से 17 देशों में यूएन के बैनर पर जा रहे हैं। तो ये भी एक अन्य मुद्दा है जिसके ऊपर भारत की दावेदारी बनती है, ठीक है। फिर यूएन के परमानेंट मेंबरशिप के लिए जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी मानदंड हैं, जितने भी एक तरह से कहा जाए शर्तें हैं, जितने भी एक तरह से एलिजिबिलिटी है, भारत उसको फुलफिल करता है। कैसे? भारत में एक विशाल जनसंख्या है, दूसरा भारत का आकार वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा है, तीसरा जीडीपी के जो भी लेंथ है, चौथा इकोनॉमिक पावर बनते जा रहा है, पांचवा सिविलाइजेशन और कल्चर में डाइवर्सिटी है, और यूएन के जितने भी कंट्रीब्यूशन है, एक्टिविटी है, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या उसके ऊपर एक खरा उतरा हुआ है। तो ये कुछ परमानेंट सीट के मेंबर्स के लिए जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी मानदंड है, उसको भारत फुलफिल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट है कि भारत जैसे विकासशील देश कई और भी हैं, लगभग अफ्रीका है, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, तो उनके जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल सब्सिडी का मुद्दा है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, या WTO में झगड़ा चल रहा है, या IMF में कोई मुद्दा है, या कोई भी अमेरिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये सब कुछ भी मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर भारत जितने भी विकासशील देश हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल WTO के सब्सिडीज से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल चीजें थी उसमें भारत और चीन ही ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने अमेरिका या यूरोप के अगेंस्ट अपने आप को स्टैंड किया और जो भी चिंताएं थी, समस्याएं थी, उसको प्रेजेंट किया। तो यहां भी एक दावा बनता है कि विकासशील देशों के लीडर के रूप में भारत पिछले 10 सालों से एक्टिव है, तो यहां पर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में इसका दावा बनता है, ठीक है। और दूसरा जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि जितने भी ग्लोबल देश हैं उनके बीच में जितने भी एक्टिव रोल है वो भारत प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पीरियड में जितने भी सार्क देश थे उनकी एक इमरजेंसी फंड बनी, वैक्सीनेशन की बात आई, सबसे पहले हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट का रोल प्ले किया, जो काम WHO को करना था वो काम भारत ने किया। यही नहीं, हमने वैक्सीन भी बना लिया और वर्ल्ड के 16 देशों में निर्यात भी कर लिया। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका ने हमारी दवाइयों को मंगाया, जो कि भारत को एक नया फेस दिखाते हैं, नए रूप में रखते हैं, या ये कहिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि भारत को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, या भारत यूएन में परमानेंट सीट का एक दावेदार है। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, 10 आपके सामने हैं कि कैसे भारत एक यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है या दावेदार है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि अगर सवाल आता है कि उन मुद्दों की चर्चा करे जिससे भारत परमानेंट सीट के लिए दावेदार हो सकता है, तो 200 शब्द में ये इतने पॉइंट्स, 10 पॉइंट पर्याप्त हैं लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसकी समीक्षा कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारत का यह दावा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, या भारत का यह दावा वर्ल्ड के 2 देश गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या भारत का यह दावा एक तरह से विश्व के देशों के बीच में उतना मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है या चुनौतियाँ कहाँ कहाँ है, वो की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी परमानेंट देशों के मेंबर हैं, चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, ये सिर्फ ओरल सपोर्ट करते हैं, मौखिक समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात आती है मौके की या इसके ऊपर वोटिंग की, तो वही हमें ठेंगा दिखा देते हैं या लॉलीपॉप दिखा देते हैं या हमें धोखा दे देते हैं। ये तीनों बात हम नहीं कह सकते हैं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उस समय ये हमारा साथ नहीं देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो चाइना है। चाइना कैसे?
चाइना भैया यहाँ भी घुसपैठ कर रहा है, बॉर्डर पे भी घुसपैठ कर रहा है, नेपाल को प्रमोट कर रहा है, या फिर उस तरह की कई तरह की चीजें हैं। अब देखिए कैसे कर रहा है, ये देखिए चाइना कैसे परेशान कर रहा है, यहाँ 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 और यहाँ, इन सब जगह पर चाइना परेशान कर रहा है। फॉर कैसे, यहाँ पर म्यांमार में घुसपैठ, श्रीलंका में घुसपैठ, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में और लद्दाख में। तो इन देशों के माध्यम से ये हमारे हर मुद्दों के ऊपर घुसपैठ ही नहीं कर रहा है, वरन हर जगह चैलेंज कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट चीन को लेकर के होगा कि परमानेंट की मेंबरशिप में सबसे बड़ा बैरियर चाइना है। तीसरा, भारत का विरोध करने के लिए एक कॉफी क्लब बन गया। ये जो कॉफी क्लब बना है, ये कॉफी क्लब उन देशों का एक संगठन है जो भारत के परमानेंट मेंबरशिप के विरोध में बने हैं। इसमें कौन कौन है भाई? तो इसमें इटली है, पाकिस्तान है, मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, ये लोग हैं। इनका एक ही काम है कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा जो भी देश परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं उनके बीच में अपनी दावेदारी खड़ी करना, प्रस्तुत करना, या ये कहना हम भी हैं, हमको भी मेंबर बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो शब्द है ना कॉफी क्लब, ये एक इंटरनेशनल मैगजीन से उठाया है मैंने। कॉफी क्लब कोई क्लब नहीं है, कॉफी क्लब एक ग्रुप है जो बना ही है यूएन के परमानेंट मेंबरशिप की दावा ठोकने वाले देशों का विरोध करने के लिए। तो एकदम वहां से शब्द उठाया। डिप्लोमैट एक वर्ल्ड लेवल की अमेरिकन मैगजीन है, वहां से मैंने ये शब्द उठाया, कॉफी क्लब। ये सिर्फ यूएन के परमानेंट मेंबरशिप के विरोधी करने वाले देशों का एक संगठन है। ठीक उसी तरह भारत ने भी एक G4 नामक संगठन बनाया। ध्यान रखिएगा यही कंटेंट है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगे। G4 उन देशों का संगठन है, जैसे P5 ये परमानेंट मेंबर हैं। G4 उन देशों का संगठन है जो यूएन के परमानेंट मेंबरशिप के दावेदार हैं। इसमें हम हैं, ब्राजील है, जापान है और जर्मनी है। तो भारत ने एक तरह से G4 का गठन किया है और G4 के गठन करने के बाद अपना दावेदारी ठोकी है। लेकिन G4 के इस दावे से ही समस्या आने लगी है, या ये कहिए भारत ने अपना दावा खुद ही सीमित कर लिया है। ठीक है, एक और अगला कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए 2/3 नेशंस का सपोर्ट चाहिए और भारत इस 2/3 देशों का सपोर्ट अपने आप में हासिल नहीं कर पा रहा है। तो समस्या यही आ रही है कि भाई दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जितने मेंबर यूएन के बने हैं उनमें 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और हम इन 2/3 सदस्यों का समर्थन नहीं ले पा रहे हैं। यही नहीं, यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं जिनको बोला जाता है P5, एक तरफ कहते हैं कि हाँ मिलना चाहिए, जैसे बराक ओबामा एक जगह उन्होंने कहा इंडिया इज द टोटली एलिजिबल फॉर परमानेंट मेंबरशिप वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आई सपोर्ट करने की, बात आई यूएन में वोटिंग करने की, बात आई पक्ष में वोटिंग करने की, बात आई माहौल बनाने की, बात आई यूएन में इस विषय को उठाने की, तो फिर ओबामा साहब ने कुछ नहीं बोला। ठीक इसी तरह फ्रांस हमेशा बोलता है राफेल विमान खरीदा, हाँ हाँ होना चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन सहायता नहीं की। ठीक उसी तरह अन्य और भी देश हैं, चीन तो हमारा प्रतिद्वंदी है, ब्रिटेन भी कहता है कि हाँ हाँ हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ करता नहीं। तो कहने का मतलब है कि जितने मेंबर हैं उनका ड्यूल बिहेवियर हमारे सामने लगातार आ रहा है। 7वां पॉइंट है कि हमारे पास रिसोर्स उतने पर्याप्त नहीं है। रिसोर्स पर्याप्त नहीं है का मतलब हो गया कि हमारे पास ना उतना पैसा है, ना हमारे सैनिक उतने एक्टिव दिख रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो हम सब बातें नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतनी ही बातें बोलेंगे कि हमारा रिसोर्स लिमिटेड है। फिर भारत कई सारे ऐसे सिचुएशन से खुद गिरा है जहां पर समस्या आ रही है। कैसे आ रही है? कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश का रवैया। कहने का मतलब है कि भारत अभी अंदरूनी समस्याओं से बुरी तरह घिरा हुआ है और अगल बगल के पड़ोसी देश भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं या उसे लगातार चैलेंज दे रहे हैं। तो भाई यही कहेंगे कि जब घर के समस्याओं को आप, घर के पड़ोसी देशों की समस्या को आप नहीं निपटा रहे हैं तो यूएन के मंच पर ग्लोबल रूप में आप क्या कर पाएंगे?
अब ये तो सच है, लेकिन हम इस सच को न लिख करके सिर्फ इतना लिखेंगे कि जो भी डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनका सॉर्ट आउट भारत नहीं कर पा रहा है। इसी का अगला पॉइंट है कि भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, रीजनलिज्म है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, कास्टिज्म है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, हेल्थ सेक्शन कमज़ोर है, एजुकेशन कमज़ोर है, इन्वायरमेंट कमज़ोर है। अब जब इतने सारे एस्पेक्ट्स कमज़ोर हैं और जब आप यहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वर्ल्ड लेवल पर क्या कर पाएंगे। आफ्टर ऑल 10वां पॉइंट, इंडिया की इमेज एक ऐसे नेशन की है जो कि सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब होता है देसी भाषा में, एक गाल पर कोई लपड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, या फिर आके आपको कोई बजा जाए, या आपको एकदम रुई की तरह कोई एक बार मारे तो आप दब जाएं, फिर आप उठ जाएं, फिर कोई मारे तो सॉफ्ट देश। हालांकि इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अर्थ यही आता है कि आप एक कमज़ोर देश हैं, जो चाहे आपको बजा सकता है, या पीट सकता है, या मार सकता है, या जलील कर सकता है, या नीचा दिखा सकता है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो भारत को यूएन के परमानेंट मेंबरशिप में विरोध या अवरोध खड़े कर रहे हैं। अब कंक्लूजन की बात क्या आएगी, लेकिन कंक्लूजन बोलने के पहले एक चीज जानना है कि जितनी भी हमने बातें की हैं वो सही है, लेकिन हम इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते। हम एग्जाम में वही बातें लिखेंगे जो बहुत ही लिमिटेड हो, टू द पॉइंट हो, और एक तरह से ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जिसे अटैक का मूड बन रहा हो, जिससे राष्ट्रवाद झलक रहा हो, जिससे देशभक्ति या क्रांतिकारी बातें झलक रही हो। हमने सारी बातें लिखी, बट एकदम सही और संतुलित शब्द में, या फिर इसको एकदम बैलेंस अप्रोच से प्रेजेंट किया। कैसे प्रेजेंट किया, ध्यान दीजिए इन पॉइंट्स को। रिसोर्स पूरे नहीं है, इसको आप सही मायने में कि हम एक भूखे नंगे देश हैं। कभी हम वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, कभी हम आईएमएफ से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, और जब भाई तुम अपने घर का पेट नहीं भर पा रहे हो तो दुनिया का क्या लफड़ा सुलटाओगे। तो एक ये भी है, लेकिन इसको एक बड़ा अच्छा शब्द दिया गया कि हमारे रिसोर्स कम है। अगला देखिए, हमारे पड़ोसी देश हमको बजा के चले जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या यूज किया कि कोई भी डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर हम इसका सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं, या अभी हम फेस कर रहे हैं समस्या। ये भी बहुत संतुलित शब्द है। फिर हमारे इतने सारे अभी प्रभाव हमारे ऊपर झलक रहे हैं, लेकिन यहां भी एक बैलेंस अप्रोच के साथ प्रेजेंट किया। अब इन सारी नेगेटिव चीजों में प्रेजेंट क्या करें, तो हमने जो ये बात कही आपसे, ये मेरे बात नहीं है, ये एस जयशंकर जी की बातें हैं, जब वो वर्ल्ड के सारे मंचों के ऊपर कहते हैं विदेश मंत्री की प्रॉब्लम भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी हम एक ग्लोबल रूप में उभर रहे हैं, और इसलिए हम परमानेंट सीट के मेंबर के एलिजिबल हैं या लायक हैं। कहने का मतलब है कि भारत परमानेंट सीट के लिए एलिजिबल है। ये सारी समस्याएं हैं, आती हैं और जाती हैं। तो अब बात आती है कि सवाल जैसे भी आएंगे तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो यूएन की मेंबरशिप 10 ऐसे मुद्दे हैं, और 10 ऐसे मुद्दे हैं कि हमको मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए। तो हमारे सामने मेजर चैलेंज है। कहने का मतलब है हमको मिलनी चाहिए तो 10 मुद्दे, और हमको नहीं मिलनी चाहिए तो भी 10 मुद्दे। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें नहीं मिलनी चाहिए, हम यही कहेंगे कि दिस इज आवर चैलेंज, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बदौलत हमें यूएन के परमानेंट मेंबरशिप को लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और निष्कर्ष या कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा इफेक्टिव होगा और उम्मीद परक होगा। देखिए जितनी सारी बातें हमने कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं। इन्होंने ही बताया है कि 10 ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमें मिलना चाहिए, और इन्होंने ही बताया है कि ये इशू है जो प्रॉब्लम आ रहा है, और इन्होंने ही बताया है, फिर भी हम दावेदार के रूप में खड़े हैं। तो एकदम बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके आंसर में आना चाहिए। जैसे ये है, जैसे कॉफी क्लब है, जैसे
G5 है। अब ये जो 3 शब्द हैं ये आपके उत्तर में आना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी बैलेंस लिखते हैं तो रुपए का लोगो बनता है, क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसे आता है, ऐसे आता है, या फिर किसी भी तरह का आता है। उसी तरह जब आप ये उत्तर लिखें तो परमानेंट मेंबर, भारत के विरोधी, या भारत का अपना दावा, ये शब्द आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के लेवल के जितने भी मैगजीन हैं वो सारे शब्दों को मेंशन कर रहे हैं। देखिए, आपका उत्तर हमेशा उम्मीद परक होना चाहिए। आपकी भाषा कहीं भी उग्र नहीं होनी चाहिए। आपके उत्तर में कहीं भी निराशा नहीं झलकना चाहिए। आपकी उत्तर में हमेशा उम्मीद झलकनी चाहिए। आपकी उत्तर में कहीं भी बायसनेस या पूर्वाग्रह नहीं झलकना चाहिए। आपके उत्तर में कहीं भी भाजपा या कांग्रेस के प्रति विरोध या समर्थन नहीं झलकना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम जैसी सारी बातें उतना नहीं झलकना चाहिए। आपका उत्तर हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। आपका उत्तर से एक इमेज बननी चाहिए कि आप थोड़ा का व्यक्तित्व गंभीर है और आप दोनों मुद्दों को देख लेते हैं, और आपका पर्सनैलिटी या आपका अप्रोच बिल्कुल बैलेंस है, और आप एकदम शांत रह करके चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। या फिर ये कहिए कि आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपने दोनों बातें लिखी हैं और फिर कंक्लूजन दिया है। आपके उत्तर में कहीं भी कोई भी ऐसी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं जो कि आपके उत्तर में एग्जामिनर खोजता है या देखता है या देखने की कोशिश करता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि यही एक प्रकार का होता है प्रशासनिक अप्रोच, जो कि ऑब्जर्वर आईएएस सबसे पहले या सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं? टू द पॉइंट, कैसे चीज़ों को पढ़ें। फिर वर्ड लिमिट, चाहे वो 200 शब्दों का हो या 300 शब्दों का है, और फिर बनाते हैं आपका अप्रोच। सबसे बड़ी बात, क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखा है, और हमेशा सच आपको अपने उत्तर में नहीं लिखा जाता। और आप अपने उत्तर को बैलेंस कैसे बनाएं, और एक ब्यूरोक्रेट कैसे होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को जानने के बाद भी उनका अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होता है, और वो बातों को कैसे टू द पॉइंट सोचते हैं और अपने बातों को कैसे टू द पॉइंट लिखते हैं। तो ऑब्जर्वर आईएएस इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है कि आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है चीज़ों को प्रेजेंट करना है। देखिए, मैंने खुद पढ़ा है, खुद स्टडी किया है, पॉइंट्स बनाए हैं और उसको एकदम 200 या 250 वर्ड्स में लिखा है। अब आप इसको 4 बार पढ़ेंगे। 4 बार पढ़ने के बाद कम से कम एग्जाम के पहले 1-2 बार और रिपीट करेंगे, याद करेंगे और इस पॉइंट को लिखाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको मैटर तो हर जगह मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या है एक तो वर्ड लिमिट की, दूसरा प्रेजेंटेशन की, तीसरा व्यू। ज़्यादातर लोगों का पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव होता है, और हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो ये हो और चाहे वो ये हो और चाहे वो ये हो। तो एक निश्चित समय अंतराल में टू द पॉइंट चीज़ों को लिख के आना, यही करंट अफेयर क्लास का मेन एम है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं भागना ना पड़े, और जितने भी 1 साल के कवरेज हैं हम आपको टू द पॉइंट क्लास में पहले आपको समझाएं और इससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो आपको भेजें। आपके पास 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स का इसी तरह अपडेट मैटर पहुंच जाएगा। तो यही हमारी क्लास की विशेषता है। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, और हर वो चीज़ मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको एक टू द पॉइंट चीज़ें समझ लें, ऑब्जर्व कर लें, और आप एग्ज़ाम के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं उसको कवर कर लें। तो आज की क्लास में यूएन का ये जो टॉपिक है वो यहीं तक है। अगली फिर क्लास में हम किसी नए टॉपिक्स को उठाएंगे और उसके हर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है उसकी चर्चा करेंगे, और टू द पॉइंट चीज़ों को कैसे पुनः समझते हैं, लिखते हैं
और क्या नहीं लिखना है इसकी भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।